class on cash flow hedge accounting and fair value measurement. All our three speakers, Tika, Vidhi, and Yes, they will be taking over us to these topics. And before they start the topic, I would rather like to ask those who are attending the online classes, those who are online, Nikhil Saraf. Hello. Nikhil Saraf. ये voice है क्या? Nikhil Saraf. वैभव माहेश्वरी. हेलो. हाँ वैभव जी सर. तो आज का ये जो टॉपिक है, ओके. हाँ सर. कैजुअलिटी कैश फ्लो हेड्स. जी सर. Since you have already appeared in the final examination, है ना? जी सर. So I am sure that you must have read about it. जी सर. So can you explain this concept of cash flow hedge to the participants? जी सर, आई विल ट्राई. तो बेसिकली कैश फ्लो हेज है. हेज बेसिकली क्या होता है, अपन किसी भी जो वॉलेटिलिटी होती है ना अपने बैलेंस शीट में, जैसे ज्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन के चक्कर में जिसमें अपने बैलेंसेस बार बार ऊपर नीचे होते हैं, तो उनकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन हेज करते हैं. तो बेसिक हेज का कंसेप्ट ये होता है. अब उसमें अपने इंडेस 109 जो होता है ना, उसमें 3 हेजिंग होता है. एक तो नेट इन्वेस्टमेंट हेज, एक कैश फ्लो हेज, और एक मैं कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्या होता है. तो एक कैश फ्लो हेज जो अपना अभी मेन टॉपिक है ना, वो बेसिकली क्या होता है, अपन जब जो कैश फ्लक्चुएशन होता है ना, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स हुए जो अपने इजीली कन्वर्टेबल रहेंगे कैश में, वो अपन एक फिक्स कर लेते हैं इस हेजिंग टेक्निक के थ्रू, ताकि जैसे मेरे को अभी 100 रुपए है और फॉर एग्जांपल मैं मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डॉलर्स में है, मेरी बेस करेंसी INR है, तो ताकि मेरे को बाद में भी 100 रुपीज ही मिले, जैसे एक साल बाद अगर मेरे ट्रेड रिसीवेबल रिसीव हो गए 9 मंथ्स के बाद, तो उसके लिए मैं कैश फ्लो हेज टेक्निक यूज करता हूँ, जिसके थ्रू मैं हेज आइटम और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई करके पूरा अपना हेज करता हूँ. अगर मैं एक्सप्लेन ढंग से कर पाया तो. ये तो अब रिजल्ट ही बताएगा. So anyways, thank you Vaibhav. So now we have a team here, and in fact before that team starts, we have Garv Murarka with us. Garv Murarka को आप लोग जानते हैं क्या? सब लोग आप पता करते रहते हो वो कहाँ है. तो गर्व, आप एक बार अपना माइक ऑन करोगे? Yes sir. So Garv, you have been there for one of the project for financial planning and analysis, FP&A project पे आप वहाँ हो. Last 6 months हो गए आपको. Yes sir. And you are always basically connected with your batchmates only through these classes. और otherwise आपके ग्रुप में तो I am sure that तुम अपने अपडेट्स देते ही होंगे. जितने अपडेट्स मुझे नहीं मिलते हैं उनको मिलते हैं.
Snaps भी भेजते रहते हो. So what was your experience for last 6 months? Sir, it was nice one. It was? Nice one, sir. बहुत कुछ सीखने मिला था. नहीं तो क्या सीखा आपने, मतलब what do you feel कि आप अगर यहाँ कुछ मिस कर रहे हो तो आप कुछ गेन भी कर रहे हो क्या? ये सब बहुत कुछ गेन मिला है सर. पैसे वैसे स्टाइपेंड ज्यादा देने लगे क्या? गेन इन द सेंस की नॉलेज बहुत ज्यादा मिल रहा है. क्लाइंट से इंटरेक्शन हो रहा है, तब उनसे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है. बिजनेस के बारे में भी, फाइनेंशियल भी, टेक्निकली भी सर. चलो, so you had a good exposure in Yes. this project. So now our team will start on cash flow hedge as well as the fair value measurement. Vidhi will take first. आज इनकी प्रिपेयरनेस इतनी बढ़िया है कि इन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस भी मुझे नहीं दिखाए. They are very confident. Let's start. Yes. तो हमारा टॉपिक है हेज अकाउंटिंग पर. तो हम लोगों की एक क्लास ऑलरेडी हेज अकाउंटिंग पर हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों ने हेज का बेसिक मीनिंग पढ़ा था. उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज आते हैं ये पढ़े थे, और टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग पढ़ा था. टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग के अंदर भी हमने उसका एक पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया है. तो इससे पहले कि हम आगे का पढ़ पाए, हमें पहले पीछे का रिविजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं कवर कर पाओगे आगे हम लोग नहीं समझ पाएंगे. सो हमारा कंटेंट सबसे पहले प्रीवियस क्लास का रिविजन, उसके बाद हम लोग हेज अकाउंटिंग के बाकी के टाइप्स पढ़ेंगे, एंड एज वी ऑल नो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज फेयर वैल्यू मेजरमेंट. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हेजिंग क्या होती है. कौन बताया? अभी जस्ट रिविजन हुआ है. मिटिगेशन ऑफ रिस्क, वेरिएशंस के रिस्क को कवर करना. तो अगर मैं एक नॉर्मल बैलेंस में बात करूं तो अभी बहुत एक लाइव एग्जांपल चल रहा है. टैक्स ऑडिट सबने कर लिया? नहीं. बिल्कुल है. जैसे कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि फाइलिंग भी होती है, ऐसे ऑडिट प्रोग्राम्स भी लगता है, ऐसे चेकलिस्ट भी लगती है. कुछ बच्चों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. अब जिनको पता ही नहीं होता वो तो रिस्क को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे, बट जिनको पता था उन लोगों ने पहले से ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा के रखे थे, पहले से ही काफी कुछ डॉक्यूमेंट्स भर के रखे थे. उनके बच्चों की फाइल आज कंप्लीट है, और जिनकी नहीं है उनके नतीजे ये हैं. सो व्हाट इज दिस? आप ये क्लास में है या नहीं है पहले ये बताओ. नहीं है ये क्लास में. नहीं रिव्यू. ओके, सो हेजिंग क्या है? आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं. रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखते हैं कि क्या आप उस रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन मेजर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इस स्लाइड से समझा सकते हो क्या हो रहा है इसमें? Yeah, for an example, what's your name? लक्ष्य. So लक्ष्य ने अपना एक पूरा डे प्लान किया, एंड एकदम सूट वूट पहनकर, एंड ही इज रेडी टू गो पिकनिक. जेट पार्टी. सो तो चुकराने पे साथ में उसके लोग भी होंगे जाने वाले. तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, एंड ये लोग गए. नाउ जैसे ही कार से उतरे बादल आ गए, बारिश चालू. इनका पूरा ड्रेस कोड खराब हो गया, मूड खराब हो गया, और अब आगे के 3-4 दिन
और क्योंकि ड्रेस खराब हो गया और आप लोगों ने कुछ किया नहीं मेजर, आगे के 3-4 दिन में मैं मान के चल रही हूँ खराब हो ही जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने पहले सोच लिया होता और एक प्रोटेक्शन रखी होती, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, रेनकोट, तो उससे क्या होता, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। तो आपने अगर रिस्क आइडेंटिफाई करके और उसको हेज कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम होती नहीं और आपके लिए हेल्पफुल होता और आपका दिन खराब नहीं होता। सो जस्ट लाइक दैट, हेजिंग करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। कौन से 2 चीज? एग्जैक्टली। ओके, सो मीनिंग बता पाओगे हेज्ड आइटम क्या होता है? अच्छा, अभी अपने एग्जांपल में हेज्ड आइटम क्या था? Import hedged item. Barish was risk. Exactly. और hedging instrument, ठीक है, तो hedging करने के लिए हमें इन 3 चीजों की जरूरत होती है। ओके, सो व्हाट इज hedged? मीनिंग ऑफ hedging अगर हम देखें तो hedging इज अ मैकेनिज्म टू आइदर मिनिमाइज द लॉस, मतलब आपका लॉस हो रहा है और आप उसको कम करना चाहते हो, या फिर आपको प्रॉफिट होने वाला है लेकिन वो प्रॉफिट कम ना हो, इस चीज की आप प्रोटेक्शन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हेजिंग। यानी इन सिंपल आप अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और रिस्क किस चीज से रिलेटेड हो सकती है? हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग के केस में इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी प्राइसेस एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज हेज्ड आइटम? हमने अभी बात करी कि जिस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट इज हेज्ड आइटम। अगर हम अकाउंटिंग पैरेलल्स में बात करें तो हेज्ड आइटम 4 तरीके से डिफाइंड है। फर्स्ट वन इज रिकॉग्नाइज्ड एज असेट और लायबिलिटी, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई असेट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नीतीश श्रीमाल, ये स्क्रीन दिखाई दे रही थी क्या आपको? अभी तो हम हेज्ड आइटम के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला है रिकॉग्नाइज्ड एज असेट और लायबिलिटी, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर असेट या लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं और उस चेंजेस से बचने के लिए आप हेजिंग करें। सेकेंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, मतलब आपने किसी को कमिटमेंट दे दिया किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, मतलब 3 महीने बाद आप कुछ पर्टिकुलर माल खरीदोगे या बेचोगे, दैट इज कमिटमेंट, दैट इज गोइंग टू बी हैपन, 100% श्योरिटी है कि वो होगा। ठीक है, तो अगर फर्म कमिटमेंट है और आपको पता है कि आपका फ्यूचर के अंदर कोई असेट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होने वाला है, तो आप उसके बारे में जो भी उसमें वेरिएशन आएंगे, जो भी उसमें रिस्क होगा, उसको आप हेज कर सकते हो। थर्ड वन इज अ हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, दिस इज अ काइंड ऑफ सेकंड वन, बस सेकंड वन के अंदर हम लोगों को पता था कि एक कमिटमेंट है कि 2 महीने बाद हम लोगों को गुड्स परचेज करने ही है या गुड्स सेल करने ही है, लेकिन प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन इज मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज के 3 महीने बाद जरूरत पड़ सकती है ये ट्रांजैक्शन करने की, तो मैं उसको भी हेज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मुझे 100% श्योरिटी लग रही है कि हाँ मैं ऐसा करूंगी, मुझे जरूरत पड़ेगी। तुम दोनों का मुझे लगता है मन लगता ही नहीं है क्लास में। ऑलवेज आई नोटिस दिस। तो या तो बाहर ही चले जाओ। तो हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन और अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले में कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्चुअल एसेट है, एक कॉन्ट्रैक्ट बना है कि हाँ 3 महीने बाद ये इवेंट होगा, बट प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि हाँ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये ट्रांजैक्शन होगा, बट श्योरिटी 100% श्योरिटी अभी भी नहीं है, बट 99.99% है, तो हम लोग उसकी हेजिंग अभी से करेंगे। एंड द लास्ट वन इज नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन दैट कुड अफेक्ट प्रॉफिट और लॉस, मतलब आपने किसी फॉरेन ऑपरेशन में, यानी आपकी कोई सब्सिडियरी है, कोई एसोसिएट है, कुछ है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो जब भी आप बाहर किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी कोई सब्सिडियरी है, आपकी कोई एसोसिएट है,
आपको एट द एंड ऑफ द ईयर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, उसके ट्रांजैक्शंस को अपने फाइनेंशियल्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। और क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस एक फॉरेन करेंसी में होंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पॉट रेट, एक्सचेंज रेट की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आने वाले वेरिएशन से भी आप अपनी रिस्क को हेज कर सकते हो। तो दैट इज योर हेज्ड आइटम। नेक्स्ट वन इज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट? जिससे आप रिस्क, बेसिकली आपका जो मेन सेफ्टी मेजर है। तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? वो आपके रिस्क को मिनिमाइज करे, बढ़ाने की जगह। इट शुड प्रोटेक्ट द प्रॉफिट स्टिल अनरियलाइज्ड बाय लॉकिंग द सेम। मतलब आपका जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो कि ज्यादा हो सकता है लेकिन उसमें चांसेस है कि कहीं वो कम ना हो जाए रेट्स में चेंज आने के कारण, आप उसको लॉक कर दोगे कि नहीं, हम लोगों का इतनी तो स्टेबिलिटी है। थर्ड, आप अपनी एग्जिस्टिंग रिस्क को कहीं वो बढ़ा ना दे इंस्टेड ऑफ कम करना। एंड इसकी जनरली कॉस्ट जीरो होती है या फिर बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होती है, और ये जनरली एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ हेज अकाउंटिंग के अंदर हमारे 3 टाइप है। पहला फेयर वैल्यू, सेकंड इज कैश फ्लो, एंड थर्ड वन इज नेट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन ऑपरेशन। इसमें से हमने जो पढ़ लिया है वो है फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग, जिसका नाम सुन के आप लोग ऑलमोस्ट आइडिया लगा सकते होंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो कौन बताएगा? किसकी फेयर वैल्यू? ओके। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की भी हम लोग फेयर वैल्यू चेंजेस को अकाउंटिंग करते हैं, भले ही वो उसकी कॉम्पनसेशन और ऑफसेट करने के लिए होता है, पर अकाउंटिंग कम करता है। ठीक है, तो दैट इज हमारा फेयर वैल्यू हेज। तो फेयर वैल्यू hedge is a hedge of the exposure to changes in the fair value of a recognized asset or liability or an unrecognized firm commitment or a component of any such item that is attributable to a particular risk and could affect profit or loss. अच्छा, hedging का एक important point क्या है कि वो आपके P&L को बहुत impact करता है, आपके प्रॉफिट को वो इम्पैक्ट कर रहा है। इसी चीज के रिस्क के मिनिमाइज करने के लिए आप लोग हेजिंग कर रहे हैं। तो फेयर वैल्यू हेज क्या है कि आपकी जो भी रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटीज है, उनके अंदर जो भी फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, फेयर वैल्यू की चेंजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? हेजिंग। तो दैट इज योर फेयर वैल्यू हेजिंग। एक नॉर्मल सी एग्जांपल अगर हम ले तो एक कंपनी है, उसका 1 लाख के शेयर वो होल्ड कर रहे हैं, उनकी एसेट है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि 1 लाख की जो वैल्यू है ये डाउन जा सकती है अप टू 80,000। तो अगर उसको लग रहा है कि वो वैल्यू कम हो सकती है, वो क्या करेंगे? पहले एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपने रिस्क को ऑफसेट कर लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट वन जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, कैश फ्लो हेज। तो आप लोगों को ना बहुत ही सिमिलर सा लगने वाला है फेयर वैल्यू और कैश फ्लो, और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मेन इंटेंशन का डिफरेंस है। जैसे मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ाती हूँ। अ कैश वैल्यू हेज is a hedge of the exposure to variability in cash flows that is attributable to a particular risk associated with all or a component of a recognized asset or liability such as all or some future interest payments on variable debt or a highly probable forecast transaction and that could affect profit or loss। मतलब कैश वैल्यू हेज एक ऐसा हेज है जो कि आपकी कैश फ्लोज के अंदर जो वेरिएबिलिटी आ रही है, कैश फ्लोज किससे रिलेटेड? उन पर्टिकुलर एसेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड, जो या फिर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। क्या होता है हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन? एग्जैक्टली, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि ये चीज होनी ही है, तो हम लोग उसके रिस्क को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो उन चीजों से रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, उसमें जो भी वेरिएबिलिटी आ रही है, उससे रिलेटेड जब हम लोग रिस्क को हेज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो हेज। What is the difference between the two? Can anyone explain from the online participants? Saloni Gupta, Apurva Gupta. Yes, sir. कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज के डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हेलो, जतिन अग्रवाल।
ईशा शर्मा, Yes, sir. हाँ, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो हेज एंड फेयर वैल्यू हेज, जो अभी एक्सप्लेन किया निधि ने। So the major difference between a cash flow hedge and a fair value hedge is cash flow hedge अपन इसलिए करते हैं in order to mitigate our cash inflows and cash outflows, whereas fair value hedge अपन इसलिए करते हैं in order to mitigate the risk associated with assets and liabilities which is appearing in our balance sheets. करेक्ट, या यू कैन ओके, सो जैसा कि अभी इन्होंने समझाया सेम चीज है। जैसे आई डोंट नो आप लोगों को ध्यान है या नहीं, हम लोगों ने इंटर में अकाउंट्स में पढ़ा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान है? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट्स में डिफरेंस पूछूं, क्या डिफरेंस होता है? एग्जैक्टली, बिल्डिंग एक है लेकिन आपका इंटेंशन अलग है। आपका पहले में इंटेंशन क्या है कि आपको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट्स, ठीक है? और सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपका इंटेंशन क्या होता है कि आपको रेंटल्स के लिए या उससे आने वाले रिटर्न्स के लिए वो यूज करना है। तो यहाँ पर भी बस वही है, फेयर वैल्यू और कैश फ्लो में जो मेन डिफरेंस है वो है कि फेयर वैल्यू में आपका इंटेंशन क्या होता है, असेट की फेयर वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखना, और कैश फ्लो में आपका मेन इंटेंशन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो में वेरिएबिलिटी आ रही है उनको प्रोटेक्ट करना। ओके, तो एग्जाम्पल अगर हम ले कैश फ्लो हेज का, तो सबसे पहले मानो एक कंपनी एक्स है, उसको अपना आउटपुट बनाने के लिए कॉटन की जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल। ओके, तो उसके लिए अब क्या होगा, उसको प्राइस देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनपुट की प्राइस आपके आउटपुट के प्राइस को भी इम्पैक्ट करता है। अगर आपकी इनपुट की प्राइस बढ़ गई, आपको अपने आउटपुट का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ाना पड़ेगा टू मेंटेन द प्रॉफिट, और इनपुट की प्राइस अगर कम होती है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बचा हुआ है। तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इनपुट की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े और मेरा बहुत ज्यादा कैश आउटफ्लो हो, मैं यहाँ पर कैश फ्लो हेजिंग यूज कर सकती हूँ, क्योंकि प्राइस को चेंज करने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। डिमांड एक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत चीजें हो सकती है। तो अगर एक एग्जांपल ले, ठीक है, तो कंपनी ओके, तो करंट एग्जांपल में कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी 3 महीने के बाद उसको 1 लाख पाउंड के कॉटन की जरूरत पड़ेगी, और करंटली उसकी प्राइस जो है वो $0.85 है। अब कंपनी ये नहीं चाहती कि उसको 0.85 से 1 भी रुपए ज्यादा, 1 भी रुपए कम देना पड़े, उसको अपना 0.85 का प्राइस मेंटेन करके रखना है। तो वो क्या करेगी, वो अपने 3 महीने का एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगी। अब जब कंपनी ने आज ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो 3 महीने बाद 3 कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 0.85 आपकी प्राइस थी, 0.85 3 महीने बाद है, आपने सोचा था 0.85 ही रखनी है, आपको हो गया। अब मान लो प्राइस बढ़ गई, अच्छा कैश फ्लो पे क्या होगा ये बस एग्जैक्टली, आपका कैश आउटफ्लो सेम रहने वाला है। कैसे रहेगा, लेट्स सी। प्राइस इंक्रीज के केस में आपकी प्राइस मान लो 1.2 पर पाउंड आपका डॉलर हो चुका है, तो आपको जो पेमेंट करना है वो कितना करना होगा? नहीं, आपको पेमेंट सप्लायर को 120 के हिसाब से करना पड़ेगा, लेकिन आपने जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें आपको नेट का बेनिफिट मिलता है। आपको आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मीन वो क्या होता है कि आप नेट हेजिंग की यूज मतलब करके कर सकते हो, आपको एक्चुअल में परचेज और सेल करने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया आज 3 महीने बाद कि मैं 0.85 पर डॉलर के हिसाब से ये डॉलर खरीदूंगी या बेचूंगी, तो
अगर 1.2 उसकी रेट मार्केट में चल रही है और मैंने 0.85 पे बुक कर लिया था, तो जो डिफरेंस 0.35 है वो मेरा बेनिफिट है। तो मुझे मार्केट से 0.35 रुपीज मिल जाएंगे, 0.85 देने के लिए तो मैं रेडी हूँ ही, और मुझे जो एक्चुअल पेमेंट करना है 1.2 का, वो मेरा इन दोनों के समीशन से हो जाएगा। तो अगर मेरी जेब से मैं बोलूँ कितना लग रहा है, तो वो अगेन 0.85 ही लग रहा है, ठीक है। अब सेम प्राइस डिक्रीज के केस में कौन बताएगा? एग्जाम्पल देख के बताओ, जैसे मैंने समझाया। प्राइस डिक्रीज में तो अपन को सप्लायर को कम पे करना पड़ेगा और अपन का अपना नेट लॉस हो जाएगा डायरेक्टली। एग्जैक्टली, हमारा डिफरेंस अमाउंट का नेट लॉस हो जाएगा। तो इन समीशन हमारा आउटफ्लो अगेन कितना है? 0.85। तो कैश फ्लो का तुम्हें समझ में आया इंटेंशन क्या है, कि मैंने पहले ही लॉक कर दिया कि इतना मतलब इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इनका अगर अपन देखें, तो इनका एक मैं डिफरेंस देखूं फेयर वैल्यू और कैश फ्लो हेज में, तो फेयर वैल्यू में हम लोग एक्सपोजर टू चेंजेस इन फेयर वैल्यू, एंड कैश फ्लो में क्या होगा? कैश फ्लो का चेंज। दूसरा ये कि फेयर वैल्यू के अंदर आप पीएनएल से रूट करते हो आपके जो भी चेंजेस आएंगे फेयर वैल्यू के अंदर, लेकिन कैश फ्लो के अंदर आप एक नया रिजर्व अकाउंट यूज लेते हो, दैट इज कैश फ्लो हेज रिजर्व, और वो आपकी ओसीआई का पार्ट होता है। अच्छा, ओसीआई का आप एक नॉर्मल सा आइडिया दे सकते हो आप? मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ, क्या काम आता है ओसीआई? हाँ, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ अ पार्किंग लॉट समझ लो, कि जब तक आपका पर्पस नहीं हो रहा है, आपका इवेंट नहीं हो रहा है, आपने उसको वहां पर डाल दिया, और जैसे ही आपका इवेंट हो जाएगा आप ओसीआई से निकाल के अपने पीएनएल में पहुंचा दोगे। तो कैश फ्लो हेज रिजर्व इज सेम थिंग। आप क्या कर रहे हो, आपका इवेंट क्या होता है? परचेज या सेल। मैं परचेज सेल का एक कॉमन एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। मान लो आपको परचेज करना है, परचेज जब तक नहीं होगा तब तक फंड कहाँ रहेगा? डिफरेंस कहाँ रहेगा? ओसीआई में। और उसके बाद जैसे ही आपका इवेंट होता है, आप कैश फ्लो रिजर्व को खाली कर दोगे और पीएनएल में ले आओगे, ठीक है। इसके अलावा फेयर वैल्यू हेज में आपने हाईली प्रोबेबल फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन का कांसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, ये वाला कांसेप्ट कैश फ्लो हेज में कवर्ड है। एंड फिक्स्ड रेट्स के लिए हम लोग फेयर वैल्यू यूज करते हैं, और जो वेरिएबल, क्योंकि ज्यादा वेरिएबिलिटी हमारे कैश फ्लोज में है, तो वहां के लिए ये सुइटेबल होता है। आप दोनों के लिए दोनों यूज कर सकते हो, कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, पर ये कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमने अभी तक बात करी दो टाइप्स की, फेयर वैल्यू और कैश फ्लो। कैश फ्लो का हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं एक तीसरे का आइडिया दे देती हूँ, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट हेज। जब भी कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट हेज होगा, आप अपनी रिस्क के जो भी वेरिएबिलिटी है उसके दो पार्ट करोगे। फर्स्ट वन कि इफेक्टिव पोर्शन कौन सा है, और सेकंड वन इज इनइफेक्टिव पोर्शन कौन सा है। अब इफेक्टिव पोर्शन कौन सा होगा? जो आपकी असेट या लायबिलिटी से रिलेट करेगा। मान लो आपकी रिस्क थी 1 लाख रुपीस की, और आपने हेजिंग कर ली 1,50,000 की, तो जो 1 लाख है वो आपका इफेक्टिव पोर्शन है, पर वो 50,000 क्या हुआ? और अगर मैं कोई दूसरा टर्म बोलूं, अगर आप अकाउंटिंग टर्म यूज लोगे, तो हेजिंग के जैसा ही क्या होता है? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन, क्योंकि जो 50,000 आपने रखा है, आपका प्योर पर्पस क्या है कि आप मार्केट में प्ले करो, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट हेज में भी ऐसा ही होगा। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट हेज? जैसा कि मैंने आपको फॉरेन ऑपरेशंस का बताया था, कि आपने किसी एंटिटी में इन्वेस्ट कर रखा है और वो एंटिटी इंडिया की नहीं है, यानी पेरेंट कंपनी इंडिया की है और होल्डिंग कंपनी बाहर की है। इन दैट केस, क्योंकि आपको उसके ट्रांजैक्शन अपनी ट्रांजैक्शंस में इनकॉर्पोरेट करने हैं, यू वुड नीड अ स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट और एनीथिंग यू वांट टू से। तो उसके लिए आपको वो भी लॉक करनी है। आपको ये नहीं चाहिए कि बार बार चेंज होती रहे, बार बार प्रॉब्लम आए, आप उसकी भी रिस्क हेज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट हेज। तो अब हम लोग कैश फ्लो हेज पर और बात करते हैं। तो सबसे पहले कैश फ्लो हेज की अकाउंटिंग के लिए हम लोगों को ये देखना है कि कैश फ्लो हेज क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करे। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या हेजिंग की अकाउंटिंग मैंडेटरी है क्या? इट इज ऑप्शनल। मैंडेट मतलब आप कर भी रहे हो तो आप कब कर सकते हो? जब कुछ क्राइटेरियाज मीट हो, राइट। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि पर्सन है अब्दुल, तो अब्दुल है, इसको सीए ठीक है अच्छा लग रहा है, बट इसको साथ में इसको लग रहा है कि नहीं, सीए से इतना मजा नहीं आ रहा, इसने एक रोज की शॉप खोल ली, गुलाब की दुकान, ठीक है। और अब इसको लग रहा है ये तो बहुत चलेगी। आप लोग सोचो, कालानी में 150 आर्टिकल है, रोज एक भी खरीदोगे
150 गुलाब उस बच्चे के बिक रहे हैं, उसका बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बंदे की दुकान चल पड़ी। अब उसके पड़ोस में दुकान थी भावेश। वो नॉर्मल, उसने भी इसको देखा देखी एक नॉर्मल बिजनेस चालू किया, बट उसने चालू किया सीए और बच्चे की दुकान खाली पड़ी है, वो बहुत लॉस में जा रहा है। सो व्हेन ही इज लुकिंग एट हिज शॉप, वो देख रहा है बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, और उसको ये बात पता चल गई, ठीक है। अब उसको डर लग रहा है कि यार ये तो मेरे नजर लगा देगा। अब ये बच्चा डर गया, 2 दिन से खा पी नहीं पा रहा है, बहुत टेंशन में आ गया कि मेरी इतनी अच्छी दुकान चल रही है और अगर मेरे नजर लग गई दुकान के तो मैं क्या करूंगा। इसको क्या दिख रहा है? रिस्क, ठीक है। ये गया घर पे, इसकी हालत देखकर घर वालों ने पूछा क्या हो गया, ठीक है। एक दिन नहीं बोला, दूसरे दिन नहीं बोला, तीसरे दिन रो दिया बच्चा कि मम्मी मेरे साथ तो ये हो रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी अच्छी खासी चलती दुकान, माना सीए है मेरे हाथ में, पर गुलाबों की दुकान नहीं छोड़ सकता। मम्मी गई। अब आपको एक बात बताओ, हेजिंग के लिए क्या चाहिए? और रिस्क। तो मैंने बताया रिस्क है। रिस्क दिख रहा है आपको कि नजर लग गई, बिजनेस बंद हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हेज्ड आइटम तो इसकी दुकान है ही, इंस्ट्रूमेंट क्या करें? तो इसकी मॉम ने सोचा कि ठीक है, नजर का उपाय ढूंढते हैं। वो गई एक बाबा जी के पास, ठीक है। बाबा जी को जाके प्रॉब्लम बताई और उन्होंने क्या किया, झाड़ फूक करके और बहुत कुछ एक चीज इसको दी, बोले जा दुकान में लगा दे। ये आया और दुकान में इसने नींबू मिर्ची बांध दी। सो व्हाट इज नींबू मिर्ची हियर? ठीक है, करो अकाउंटिंग। क्या अकाउंटिंग करोगे? नींबू मिर्ची अकाउंट डेबिट टू कैश? तो क्या तुम अकाउंटिंग कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते एंट्री नींबू मिर्ची अकाउंट डेबिट। आप एक्सपेंसेस बुक नहीं करते? करते हो, क्यों नहीं कर सकते एंट्री? बताओ, बोलो यार। मुझे भी पता है बहुत ही इलॉजिकल सा मैंने सवाल पूछा है, पर जवाब तो दो, क्यों नहीं कर सकते? डिनाई इट। ये नहीं पता ना कि वो प्रोटेक्ट कर ही देगा क्या। यार तुम नजर में बिलीव कर रहा है तो तू बाबा जी में बिलीव नहीं कर रहा, दैट इज सो बैड यार। मैं तो मान के चल रही मानेगा। तो बताओ क्यों नहीं कर सकते हैं? बताओ बताओ। नहीं, नो आइडिया। चलो, तो अपन जो इतने टाइम से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव कर रहे हैं वो तो पानी में गया। देखो, एंट्री कब कर सकते हो? जब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट हो। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है ये तो देखो। तो अगर मैं आपको क्राइटेरिया पर लेकर जाऊं अकाउंटिंग से पहले, ये देखो, ये वो बच्चा है अब्दुल जिसके हाथ में ट्रॉफी है। बीच वाला अब्दुल है, बगल में भावेश है और ये उसके बगल में भावेश की बहन है। चलो, ओके ओके। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है? उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम। साइलेंस प्लीज। तो आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम, ये हमारा पहला क्राइटेरिया है। कैसे आइडेंटिफाई करना है हेज्ड आइटम, क्या होता है हेज्ड आइटम, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अगर मैं इस स्टेप में जाऊं तो इसमें है हेज्ड आइटम क्या हो सकता है? एक रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी विद अ पोटेंशियल वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लोज इंपैक्टिंग प्रॉफिट। क्या उसका बिजनेस ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है? कर रहा है ना? बोलो, कर रहा है। तो यानी हेज्ड आइटम तो हो गया। An unrecognized firm commitment to buy or sell non-financial asset only foreign exchange risk। मतलब अगर आपका कोई भी फर्म कमिटमेंट है तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट है वो आप हेज्ड आइटम में ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको $1,00,000 का माल खरीदना है तो उस डॉलर की एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वही तो आप कवर करोगे।
और थर्ड इज हाईली प्रोबेबल फोरकास्टेड ट्रांजैक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या है पहला पॉइंट? नींबू मिर्ची डेरिवेटिव है क्या? तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट हुआ क्या? तो अकाउंटिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये रीजन था कि आप हर किसी रिस्क की अकाउंटिंग नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रही कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये हेजिंग नहीं है, ये है, लेकिन ये अकाउंटिंग वाला नहीं है, आप इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए सिर्फ अकाउंटिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आपके जितने भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अकाउंटिंग होगी भी या नहीं होगी। एंट्रीज पास करना हमारे लिए इजी है, व्हाट इज टिपिकल इज आइडेंटिफाई करना कि क्या एंट्रीज पास की जा सकती है, क्योंकि हम अकाउंटेंट है, एंट्री हम कुछ भी बना सकते हैं, पर बनानी है या नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमने हेज आइटम आइडेंटिफाई किया, हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो सिंपल है, हेजिंग आइटम, हेज्ड आइटम लो, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लो, उनको आपस में एसोसिएट करो। ये बात सबको पता है कि दोनों में रिलेशन होना, अगर आप डॉलर के रिस्क हेज कर रहे हो और आप पाउंड का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या काम आएगा? तो दोनों में रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप तभी अकाउंटिंग कर सकते हो, तभी हेजिंग कर सकते हो। तो डिटेल्स में अगर हम देखें तो इसमें है कि hedge should be designated at the inception of the hedging relationship। मतलब आपको पहले ही डेजिग्नेट करना है कि किस पर्टिकुलर रिस्क के लिए कौन सा पर्टिकुलर आपका आइटम है, कौन सा पर्टिकुलर आपका इंस्ट्रूमेंट है। बिना डेजिग्नेशन के हेजिंग का मतलब ही नहीं है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन सी आइटम के रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आ रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सेकेंड, इसके अंदर एलिजिबल हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और एलिजिबल हेज्ड आइटम्स होने चाहिए, जो कि इसके केस में नहीं थे। ओके अब इससे पहले हम पीछे कुछ छोड़ के आए थे। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हमने देख लिया मीट कर रहा है या नहीं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी, प्रोसेस कैसे होगा, बेसिकली फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगा। इसमें पहला है द सेपरेट कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एसोसिएटेड विद द हेज्ड आइटम इज एडजस्टेड टू द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो हेज्ड आइटम से रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? कैश फ्लो हेज रिजर्व, जिसमें हम लोग वहां से फेयर वैल्यू के चेंजेस को डालने वाले हैं। तो उसमें आप कौन सी वैल्यू डालोगे? क्यूमुलेटिव गेन और लॉस ऑन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द हेज। आपकी हेजिंग स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक जो भी फेयर वैल्यू का नेट चेंज आया है, यानी फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट तक जो चेंज है, या तो आप वो ले लो या फिर हेज्ड आइटम की खुद की फेयर वैल्यू ले लो। इन दोनों में से जो भी लोअर है, ऑब्वियस सी बात है हेज्ड आइटम की फेयर वैल्यू बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे कि वो लोअर आ रही है और आपके उनका डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, आप हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के जो फेयर वैल्यू चेंजेस है उसको लेके आप अपने कैश फ्लो हेज रिजर्व में डाल दोगे। तो ये आपका क्या कहलाता है? इफेक्टिव पोर्शन, क्योंकि आपके किससे रिलेटेड है? हेज्ड आइटम से रिलेटेड है। ओके अब उसके अलावा वाला जो बच गया, द पोर्शन ऑफ द गेन और लॉस ऑन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज डिटरमाइंड टू बी एन इफेक्टिव हेज, ये क्या होगा? इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आपकी कैश फ्लो हेज रिजर्व में चला जाएगा। और एनी रिमेनिंग गेन और लॉस ऑन द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आपका कहाँ जाएगा? वो हेज इनइफेक्टिवनेस है और उसको आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे। तो आपने अभी तक क्या किया? सबसे पहले ये देखा कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट होने के बाद आपने देखा कि कैश फ्लो हेज रिजर्व में कितना जाएगा और P&L में कितना जाएगा। अब जो बैलेंस आपने कैश फ्लो हेज रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है उसका क्या करना है? तो इसमें लिखा है कि अगर जो आपका ट्रांजैक्शन है उससे बाद में कोई नॉन फाइनेंशियल असेट या लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रही है, या फिर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट है उससे आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो असेट को या लाइबिलिटी को, तो जो भी आपके फेयर वैल्यू का चेंज है, आपकी कैश फ्लो हेज रिजर्व में जितना वैल्यू है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? उस पर्टिकुलर असेट या लाइबिलिटीज में। ये हमने फेयर वैल्यू में भी पढ़ा था कि असेट या लाइबिलिटी से होने वाले जो भी चेंजेस है वो उनकी कैरिंग वैल्यू में एडजस्ट होते हैं, और जो आपके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में होने वाले चेंजेस है वो आपके P&L में जाते हैं। सेम विल बी अप्लाइड हियर। अगर आपके कैश फ्लो हेज रिजर्व के बैलेंस से जो इवेंट आपका था उस इवेंट से आपका असेट या लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा है तो आप उसकी कैरिंग वैल्यू में इस रिजर्व को एडजस्ट कर दोगे, और अगर ऐसा नहीं है केस तो इन दैट केस आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस में कब डालोगे? जब वो इवेंट एक्चुअली हैपन होगा।
मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया, 2 महीने बाद आप एक इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट में आपने गुड्स खरीदने का आपने वो बनाया, तो वहां तक आपने कैश फ्लो हेज रिजर्व में कुछ बैलेंस डाल के रखा होगा। जैसे ही इंपोर्ट खत्म हुआ, आपका इवेंट खत्म हो चुका है, जिस इवेंट के लिए आपने वो रिजर्व बनाया था वो इवेंट खत्म हो चुका है, तो आप क्या करोगे, अगर वो असेट है, अब जैसे आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे तो इन्वेंट्री बनेगी, इन्वेंट्री इज योर असेट। इन दैट केस आप क्या करोगे, उसका आप कैश फ्लो हेज रिजर्व को इन्वेंट्री से ट्रांसफर कर दोगे, कैश फ्लो हेज रिजर्व को इन्वेंट्री से एडजस्ट कर दोगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपका कोई असेट या लायबिलिटी नहीं बन रहा है, तो दैट विल गो टू योर P&L अकाउंट। ओके। हाउएवर, अगर आपका कैश फ्लो हेज रिजर्व का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि प्राइस तो कैसे भी चेंज हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो अगर डेबिट बैलेंस है तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर पीरियड में वो अमाउंट रियलाइज नहीं होने वाला है, वो इवेंट नहीं होने वाला है, तो हम उसको भी P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब हम स्टेप्स देखें, तो स्टेप्स में हमने पहला पढ़ लिया है आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम, आइडेंटिफाइंग द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हमने इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी पढ़ लिया है, और फिर आती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में आपका यही समझा रखा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेट द लोअर ऑफ क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू चेंजेस टू द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ द हेज्ड आइटम, दैट विल बी द पीवी ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। फेयर वैल्यू इज नथिंग बट पीवी ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। अब इससे आगे का कोई और बताएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज समझा चुकी हूँ, पढ़ो और बता दो, सिंपल है। जो मैंने अभी बोला दैट इज जस्ट अ रिपीटेशन ऑफ दिस, तो एक एक लाइन पढ़ के आप इजीली समझा सकते हैं। टेक योर टाइम एंड एक्सप्लेन। इतना तो कंटेंट ही नहीं है यार, क्या देख रहे हो। हाँ भाई, हाँ। सर सबसे पहले तो the lower amount of the fair value of the hedge or the differences occurring in the fair value, और फिर ऑलरेडी वो P&L में पड़ा है, अगर उसकी वजह से असेट या लायबिलिटी में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके कैरिंग अमाउंट में चेंजेस होंगे, और फिर कैरिंग अमाउंट में उसके चेंजेस होंगे, और फिर वो जो चेंजेस है वो क्रेडिट या डेबिट दोनों तरफ से होगा। More or less it was complete. और कोई? श्रेयांश, पढ़ लिया होगा ना, तो वापस जरूरत थोड़ी Okay. Get the lower of the cumulative fair value changes to उस वक्त नहीं पढ़ा तो क्या कर रहा था, ऐसे देख रहा था हैं? चलो तुम एक्सप्लेन करो, तो टाइम लगा देगा तो। Okay. So basically आपको क्या लेना है, आपको हेज आइटम उठाना है, आपको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट उठाना है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का जो हम नॉर्मली देखते हैं, आपको फेयर वैल्यू चेंज लेना है, जितना भी टोटल फेयर वैल्यू चेंज हुआ A पॉइंट, आपकी जो हेज्ड आइटम है उसकी फेयर वैल्यू क्या है B पॉइंट, व्हिचएवर इज लोअर, ये आपका निकल के आ गया कितना अमाउंट आपको कैश फ्लो रिजर्व में ट्रांसफर करना है, आपने ट्रांसफर कर दिया। थर्ड वन, अब मान लो जिस चीज के लिए आपने ये कैश फ्लो रिजर्व बनाया था, कोई इवेंट होगा, या तो आपकी कोई असेट खरीदी होगी, कोई लायबिलिटी होगी, कुछ भी होगा, जैसे ही वो इवेंट हो जाता है और आपकी बुक के अंदर कोई असेट रिकॉग्नाइज हो जाती है, कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो बेसिस एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं। एक होता है OCI से P&L में क्लासिफिकेशन, जिसको हम रिक्लासिफिकेशन ऐसा कुछ बोलते हैं, ये वो नहीं है। दिस इज जस्ट अ बेसिस एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। OCI पे इतना इम्पैक्ट ही नहीं जाएगा अगर सेम साल में सब कुछ हो रहा है। आपने इसी ईयर में कैश फ्लो हेज रिजर्व में ट्रांसफर किया और आपने 1 महीने बाद 2 महीने बाद कैश फ्लो हेज रिजर्व से वापस उस हेज्ड आइटम के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया, तो OCI में तो कुछ गया ही नहीं। दैट इज कॉल्ड बेसिस एडजस्टमेंट। तो अगर आपका असेट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो इन दैट केस कैश फ्लो हेज रिजर्व का जो अमाउंट है वो आपके असेट या लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। नाउ मान लो आपका असेट या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, कोई P&L का आइटम है, जैसे परचेज किया, सेल्स किया, उससे रिलेटेड आपका कैश फ्लो रिजर्व बना है, तो परचेज और सेल कहाँ जाएंगे, P&L में। तो आप कैश फ्लो हेज को या तो परचेज या सेल से एडजस्ट करके P&L में डाल दो, या डायरेक्ट P&L में डाल दो, ठीक है। और
अगेन वही बात कि अगर आपके रिजर्व में कोई डेबिट बैलेंस बच रहा है, दैट इज अ लॉस, और वो लॉस अगर आपको पता है आगे रियलाइज नहीं होगा, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई हेजिंग आइटम नहीं आ रहा है जिससे आप इसको एडजस्ट कर दो, तो आप हाथ के हाथ अभी उसको क्या करोगे, P&L में डाल दोगे। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज अगर हम देखें तो अगर हमें लॉस हो रहा है इफेक्टिव पोर्शन पे, इफेक्टिव पोर्शन क्या होता है, एग्जैक्टली जो हेज्ड आइटम से रिलेटेड है वो आपका इफेक्टिव पोर्शन है, तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क का एलिमेंट होगा वो कहाँ जाएगा, OCI में जाएगा। तो आप अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप कैश फ्लो हेज रिजर्व को क्या करोगे, डेबिट, और क्रेडिट आपका वो रिस्पेक्टिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटीज वो हो जाएंगी। और अगर आपका इनइफेक्टिव पोर्शन में लॉस हो रहा है तो आप किसको डेबिट करोगे, P&L, और क्रेडिट आपका वो रिस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। अगर आपको गेन हो रहा है इफेक्टिव पोर्शन पे तो आप कैश फ्लो हेज रिजर्व को क्रेडिट कर दोगे और वो पर्टिकुलर आइटम आपका डेबिट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर इनइफेक्टिव पोर्शन पर आप लोग कुछ कर रहे हो तो वो आपके P&L से एडजस्ट होगा। ओके, लास्ट वन इज डिसकंटिन्यूएंस, कि आप डिसकंटिन्यू कब करोगे हेज अकाउंटिंग को। तो सबसे पहला है व्हेन द हेज इंस्ट्रूमेंट इज लिक्विडेटेड और इफ हेज इज डिसकंटिन्यूड अदरवाइज the balance in cash flow hedge reserve will continue to remain there till the expected cash flow affecting hedged item affects the P&L account। मतलब आपने परचेज के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने बनाया 3 महीने का और आपकी परचेज हो रही है 4 महीने बाद, 3 महीने में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उस 3 महीने की वैल्यू आपने कैश फ्लो हेज रिजर्व में ट्रांसफर कर दी है, लेकिन जो इवेंट था क्या वो खत्म हो चुका है, नहीं। हमने क्या पढ़ा कि कैश फ्लो हेज रिजर्व का बैलेंस कब ट्रांसफर होगा, जिस इवेंट से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है वो इवेंट हो गया। यहाँ पर इवेंट अगर नहीं हुआ है, हेज्ड आइटम नहीं आया है, तो इन दैट केस कैश फ्लो हेज रिजर्व में वो बैलेंस पड़ा रहेगा, आप उसको ट्रांसफर नहीं करोगे जस्ट बिकॉज आपकी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी खत्म हो गई है, ठीक है। और अगर हेज के एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज आपके नहीं होंगे तो इन दैट केस वो वापस आपके P&L में चला जाएगा और आपकी ये हेज अकाउंटिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है ओके तो इस क्वेश्चन में सिंपली ये है कि ABC लिमिटेड इज एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो, और 1 मई को उनको एक ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स मिलता है, मतलब सेल्स का ऑर्डर मिलता है उनको $1 लाख का इन द मंथ ऑफ जनवरी, और 30 अप्रैल में उनको लगता है कि वो रियलाइज हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले 1 मई को उसको ऑर्डर मिलता है। अपूर्वा गुप्ता, अमन जैन और हर्ष तांबी, आपको ये इसका आंसर देना है। कंटिन्यू। ओके तो क्वेश्चन इज 1 मई को आपको ऑर्डर रिसीव हो रहा है, 1 जनवरी को आपके पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, आप सेल्स कर रहे हो, और 30 अप्रैल को आप पैसे आपको मिल जाएंगे, आपका वो इवेंट खत्म हो जाएगा, कैश का रियलाइजेशन हो जाएगा। तो बिटवीन दैट जून में उसको लग रहा है कि हम लोगों को इसको रिस्क को हेज करना है, तो ऑर्डर जैसे आया मई में, उसने 1 जून को क्या किया, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया $1 लाख का 30 अप्रैल तक के लिए। तो ABC लिमिटेड ने सोचा कि वो कैश फ्लो हेज अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। तो इन दैट केस इस क्वेश्चन की समरी आपको चाहिए तो ये है कि जब 1 मई को ऑर्डर आया तब आपकी स्पॉट रेट और एक्सचेंज रेट क्या थी, फॉरवर्ड रेट क्या थी, जब आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली तब क्या थी, आपने जब एक्सपोर्ट किया तब क्या थी, आपकी रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च तब क्या थी, और जब आपके पास पेमेंट आया तब क्या थी। तो अमन जैन। डेट वाइज एंट्री। Yes, sir. Am I audible? Yes. Sir, in this case, as on 1st May, X1, no entry will be made, as there is only receipt of sales order and there are no transaction and there are no complete hedging involved. In the second case, as on 1st June X1, only the forward contract is entered into, and the no hedging instrument is मतलब no hedging complete नहीं हुए इस डेट पे, तो इस डेट पे भी आई थिंक कोई एंट्री नहीं होगी। Next. अपूर्वा गुप्ता,
हर्ष तांबी, अमन, बाकी के 3 आप नहीं बता रहे हो? Sir, actually, I am reading the question again. अच्छा, जितने आप बाकी दोनों को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ये सिचुएशन स्टार्ट कब हुआ? सेल्स ऑर्डर रिसीव होने पर। तो एंट्री क्या हो सकती है, बताओ? क्यों? ऑर्डर ही आया है, ना कोई रिस्क रिवॉर्ड की बात हुई है, ना कोई पेमेंट आया है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो एंट्री करने का कोई लॉजिकल सेंस है ही नहीं, करेंगे भी क्या है भी नहीं। फिर 1 जून नहीं होगी। हाँ, बता दो, मैं तो बताऊंगी। एंट्री नहीं होगी एंट्री नहीं होगी, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी सिर्फ फॉरवर्ड एंटर हुआ, अपन ने कोई प्रीमियम वगैरह भी पे नहीं करा। एग्जैक्टली, हमने कुछ भी पे नहीं किया। ये हो सकता था कि हमने कोई नॉमिनल चार्जेस पे किए होते तो हम उसको P&L से डेबिट कर देते, बस यही एंट्री होती है। क्योंकि अभी भी हमारा कोई ट्रांजैक्शन, आप एंट्री कब करते हो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में? जब फेयर वैल्यू में चेंज आता है। यहाँ तो आपका पहला फेयर वैल्यू आया है, दिस इज इंसेप्शन, आप कोई एंट्री नहीं कर सकते हो। तो आपका 1 जून पे भी कोई एंट्री नहीं होगा। थर्ड वन इज 1 जनवरी, एक्सपोर्ट एंड इनवॉइस रेज्ड, मतलब आपने एक्सपोर्ट कर दिया है, आपने सेल कर दी है, पहली एंट्री क्या करोगे? सेल्स रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या एंट्री होगी? डेटर टू सेल्स। अमाउंट 1 लाख आपके डॉलर है, क्या अमाउंट आएगा टोटल? 70 लाख। तो आप एंट्री करोगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70 लाख। अब आपने हेज्ड आइटम को तो रिकॉर्ड कर लिया, हेज्ड आइटम की फेयर वैल्यू भी देख ली, दैट इज 70 लाख। सेकंड इज आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमारा स्टेप क्या था? पहला स्टेप क्या था कैश फ्लो अकाउंटिंग के लिए? कौन सा अमाउंट जाता है कैश फ्लो हेज रिजर्व में? वेरी गुड। तो आपने फेयर वैल्यू देख ली, अब आपको चेंज इन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट देखना है, कितना चेंज आया है? 9 लाख। 71 माइनस 63, 9 रुपीज पर लाख, दैट इज 9 लाख रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या होगी? अच्छा, 9 लाख क्या होगा? रिजर्व का क्या होगा? कैश फ्लो रिजर्व क्रेडिट हुआ जो आइटम एंटर होगा ना लॉस। सोच रहे थे क्या हुआ। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप इसका ऑप्शन देख लो। अच्छा, ये कंफ्यूजन आपको रहता ही है कि इंपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट में क्या होता है। अच्छा, नॉर्मली अपन समझ लेते हैं, इंपोर्ट कर रहे हो आप तो आपके पास क्या आएगा? गुड्स आएंगे, जाएगा क्या? तो आप क्या दोगे? मान लो आपने डॉलर में किया है ट्रांजैक्शन, तो आपके यहाँ से क्या जाएंगे? तो आप क्या चाहोगे? डॉलर की प्राइस बढ़े कि घटे? कम हो, ठीक है। और सेम इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अगर मैं देखूं, ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ गई बट अपन ने पहले ही कुछ हाँ। तो अगर ये समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ, इजी है, ठीक है। तो अब अपना इवेंट क्या था जिसके लिए आपने कैश फ्लो हेज रिजर्व बनाया था? सेल्स हो गई, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में पैसा रखना है क्या? ट्रांसफर कर देंगे, तो हमने सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। अब तुम इसको P&L में डाल दो, या फिर सेल्स से एडजस्ट करके सेल P&L में चली जाएगी, बात तो एक ही है। समझ में आया कि अगर ये कोई असेट या लाइबिलिटी बन रहा होता तो हम क्या करते? उस असेट की वैल्यू से एडजस्ट कर देते। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये P&L का आइटम है तो हम इसको P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए किसी भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन में?
Unrealized gain loss. हाँ, मतलब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हमारा 31 मार्च को जो वैल्यू है एग्जैक्ट वही दिखना चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 70 से 72 आपकी स्पॉट रेट चली गई है और आपकी फॉरवर्ड रेट 71 से 73 चली गई है। तो आपकी दो चीज होती है, एक होता है क्या होता है हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हेज्ड आइटम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर फॉरवर्ड अभी आपको हेजिंग नहीं देखनी है, 31 मार्च को हमको क्या देखना है? वैल्यूएशन देखना है। आपका 70 का था रेट, अब कितना हो गया? यानी 2 रुपीज का आपको क्या हो गया? आपका पेबल बढ़ जाएगा, आपके जो डेटर है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे क्या होगा? सिमिलरली टू लास्ट, जैसे 63 से 71 हुआ था, 9 बढ़े थे, अब 2 बढ़ गए, तो आपका 2 लाख का इधर हो रहा है और 2 लाख का इधर हो रहा है। ये कोइंसिडेंस है, ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 2 लाख से आपने क्या किया? पीएनएल में डाल दिया। पीएनएल में क्यों डाला और कैश फ्लो हेज रिजर्व में क्यों नहीं डाला? क्योंकि इवेंट तो हो चुका है। एग्जैक्टली, यानी जो फेयर वैल्यू और कैश फ्लो हेज है वो एक पॉइंट पर आकर सेम हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? जब आपका इवेंट के बाद का अगर आपका फेयर वैल्यू चेंज हो रहा है तो, ठीक है। अगर इवेंट हो चुका है और उसके बाद आप कुछ कर रहे हो तो वो सेम फेयर वैल्यू चेंज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, ओके। और डेटर्स भी आपने बढ़ा दिया है सिंपली, और ये आपके पीएनएल से चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि कोई कैश फ्लो हेज रिजर्व नहीं है, कोई ओसीआई नहीं है। जो भी चेंजेस होंगे अब पीएनएल के थ्रू रूट होने वाले हैं। नाउ हमारा लास्ट जो रिपोर्टिंग डेट है, मतलब सॉरी इनवॉइस अमाउंट जिस दिन रियलाइज हुआ है, कैश आया है, उस दिन क्या होगा? सारे अकाउंट्स क्लोज करना है। तो अगर हम लोग एक एक चीजें देखते जाए तो सबसे पहले हमारे पास पेमेंट कितना आएगा? डेटर से कितना आएगा? 74 आएगा। स्पॉट रेट से डील करना है आपको, क्योंकि वो बंदा आपको कैश रुपीस में नहीं देगा, वो आपको सिंपली डॉलर पकड़ा के चला जाएगा। अब अगर आप उस डॉलर को जाके कन्वर्ट करवाओगे तो वो 74 की रेट से रियलाइज होगा, तो आपके पास 74 लाख डेटर से आने वाला है, ठीक है। तो ये हमने एंट्री पास करेंगे इसकी, मेरा थर्ड जो एंट्री है। लेकिन आप एक तो होता है डेटर को पहले आपको बढ़ाना भी तो पड़ेगा 74 तक। जो आपने रिपोर्टिंग डेट पे वैल्यूएशन किया था वो वैल्यूएशन आपको रिपीट करना पड़ेगा, वरना डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, दैट इज रॉन्ग। तो आप पहले अपने डेटर को 2 लाख से बढ़ाओगे, पीएनएल में उसका इम्पैक्ट डालोगे, आप अपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन करोगे, पीएनएल में उसका इम्पैक्ट डालोगे, फिर आप अपने डेटर के अकाउंट को क्लोज करोगे बैंक से रिसीव करके, और अब अपने फॉरवर्ड इंस्ट्रूमेंट के अकाउंट को क्लोज करोगे बैंक से पेमेंट करके, ठीक है। और यहाँ अगर आपके सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, आपका जो पर्पस था वो सॉल्व हो जाता है, एंड दैट इज ऑल। सो थैंक यू, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। अब कृतिका टेक ओवर करेगी, नेक्स्ट स्लाइड। Hello everyone. So I'll be continuing. सबसे पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोग बहुत बार बता चुके हो, तो ये नहीं पूछूंगी, पर हेजिंग रिलेशनशिप अगर कोई ब्रीफली बताना चाहेगा। हेजिंग रिलेशनशिप क्या सीखा आपने? बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में उनका रिलेशन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, और एक कम हो रहा है तो दूसरे को बढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा रिस्क मिटिगेट होगा। और वन थिंग ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हेजिंग इज ऑलवेज टू मैनेज योर रिस्क, नेवर टू अर्न प्रॉफिट। हेजिंग प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से नहीं होती, रिस्क को मैनेज करने के मोटिव से होती है। Share my screen.
So my topic is hedging a net position. इसको शुरू करने से पहले अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल गिनी. गिनी का रोल है उस एग्जांपल. गिनी और गिनी का भाई घर में बैठे थे और इन दोनों को भूख लग गई अचानक से. तो इन्होंने सोचा कुरकुरे का पैकेट लेके आते हैं. तो ये लोग सामने एक शॉप पे गए और उन्होंने 2 पैकेट परचेज कर लिए 10 रुपीज वाले. पर दोनों के पास उस वक्त पैसे नहीं थे तो इन्होंने कह दिया खाते में ही लिख लो. और ये लोग आ गए. और फिर जैसे ही गिनी के पिताजी आ रहे थे तो उनके शॉप वाले भैया बोले कि आपके बच्चे हमसे कुरकुरे का पैकेट खरीद के गए हैं तो 20 रुपीज आप पे करो. तो गिनी के पिताजी ने कर दिए. ठीक है. तो ये टॉपिक बेसिकली, अब इस केस सिनेरियो को समझो. इसमें पेरेंट कंपनी है और इसकी 3 सब्सिडरीज है. सब्सिडरी ए, सब्सिडरी बी और सब्सिडरी सी. इन तीनों सब्सिडरीज ने फॉरेन ट्रांजैक्शन अकर किए. सब्सिडरी ए ने फॉरेन परचेजेस किए $50,000 के, बी ने सेल की $70,000 की और सी ने भी सेल किए $80,000 की. अब नेट पोजीशन क्या है जब पेरेंट कंपनी में इनके फाइनेंशियल्स कंसोलिडेट होंगे? तो 2 लाख रुपए, एक परचेज हुई है, 2 सेल्स हुई है. हाँ, तो नेट इंपैक्ट इज 50,000 रिसीवेबल, राइट? समझ गए सब लोग? Okay. 1,50,000 sale and 50,000 purchase. So 1 lakh is the net. Oh sorry. Yeah. So sorry. तो नेट इंपैक्ट होगा 1 लाख का. दैट इज ट्रू. सब तुम लोगों के लिए था. हाँ बिल्कुल. अटेंटिवनेस. हाँ, तो पेरेंट कंपनी ने हेज किया नेट रिस्क ऑफ 1 लाख. दिस इज हेजिंग अ नेट पोजीशन. इसी का ही मतलब है नेट पोजीशन को हेज करना. तो एक तो तुमको वो भी बताना चाहिए था कि वो सेल क्या करके आए. की बात करी. मैंने सोचा था बट तब जाके नेट पोजीशन. पहले वाला में पता नहीं कितने पूरे गरीब के लाइन. So, meaning of hedging a net position. Okay, class. Hedging a group of items with offsetting disposition. Simply, the practice of offsetting FX-related changes. Is it clear? Any doubts? So, applicable कब होगा? जब आपको नेट पोजीशन हेज करनी है. किसी एंटिटी को नेट पोजीशन अगर हेज करनी है तो वो कब एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट, जब कोई एंटिटी हेज करिए ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. मतलब हेजिंग सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का पार्ट बन रही है. सेकेंडली, एंटिटी फॉरेन जितनी भी ट्रांजैक्शंस कर रही है, मतलब जिधर रिस्क है उसको नेट बेसिस पे शो करती है. एंड थर्ड, वो किसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है टू मैनेज रिस्क. तब ये एप्लीकेबल हो जाएगा. एक एंटिटी हेज कर सकती है नेट पोजीशन. ओके. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? हेज की इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी कि हेज कितना इफेक्टिव है? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल, वेरी नाइस. तो इसके लिए क्या चेक करना चाहिए अपने को? जैसा कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले आंसर दिया था, मेरा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसी से रिलेटेड है. रिलेशनशिप. वेरी नाइस. अगर एक बार अपने किताबी भाषा पे चले तो फेयर वैल्यू चेंजेस जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में हो रहे हैं और जो अपना हेज आइटम है, चाहे परचेज कमिटमेंट, सेल कमिटमेंट्स, इनके बीच का रिलेशनशिप आपको चेक करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या हेज कर रहे हैं. बेसिकली क्रक्स इसका यही है कि हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का रिलेशन इनडायरेक्टली इनवर्स होना चाहिए. मूविंग ऑन टू आवर एग्जांपल. ये पूरा मैं समझाऊंगी, डोंट वरी. इसका पहले इसकी स्टोरी समझो. तो एबीसी एक पूरा ग्रुप है 4 कंपनीज का. एबीसी लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी एंड ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड आर इट्स सब्सिडियरीज. तो इन तीनों सब्सिडियरीज ने मिलके कुछ तो सेल्स कमिटमेंट करी जो थी $250,000 की और कुछ परचेज कमिटमेंट्स की जो टोटल थी $2 लाख की. ओके. तो नेट कितना है? रिसीवेबल, राइट? तो
पेरेंट कंपनी अब हेज कर रही है इस 50,000 रिसीवेबल को, $50,000 को, और अब इन डेट्स पे ये एक्टिविटीज और ये स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट है। मतलब 1 अप्रैल को वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में आई, 30 जून को रिपोर्टिंग डेट है एंटिटी की, 30 सितंबर को भी रिपोर्टिंग डेट है, 31 दिसंबर को इंपोर्ट होगा। तो इंपोर्ट की अमाउंट कितनी थी? $2 लाख, ठीक है। और 31 दिसंबर को भी रिपोर्टिंग डेट है एंड सेल्स मटेरियलाइज होंगे जो कि है $2,50,000। क्लियर? ये स्पॉट रेट्स है, ये फॉरवर्ड रेट्स है। अब अपने इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल को अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, जैसा विधि ने समझाया, आप लोगों ने भी आंसर दिया कि कुछ एंट्री नहीं होगी, अपने सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए, राइट। अब नेक्स्ट अब जब एंट्री होगी तो वो होगी 30 जून को, जब रिपोर्टिंग डेट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेट जब एंटर हुए थे तब 65 थी और अब 30 जून को 67 हो गई। तो जैसे जैसे फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आएंगे अपने को वैसे वैसे अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो ये $2 का चेंज आया ये अपने अकाउंट फॉर करेंगे इन आवर बुक्स अगेंस्ट $50,000। अब ये याद रखना $50,000 का हेज हुआ है। 2 लाख 2.5 लाख ये ग्रोस अमाउंट से इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए, पर $50,000 का ही हेज हुई है। तो एंट्री होगी FX फॉरवर्ड गेन लॉस अकाउंट डेबिट टू FX फॉरवर्ड रिसीवेबल पेएबल, और 50,000 into 2 is 1 लाख अमाउंट से एंट्री हो जाएगी। और जो ये फॉरेक्स फॉरवर्ड गेन लॉस हुआ है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैश फ्लो हेज रिजर्व, जैसा कि आपको पता है, अभी पता चला। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू FX फॉरवर्ड गेन लॉस अकाउंट विद 1 लाख रुपीस। अब आगे बढ़ने से पहले 30 सितंबर को भी रिपोर्टिंग डेट है और रेट 67 से 66 हुई है। कोई एंट्री बताना चाहेगा? एंट्री क्या होगी इसमें? तो 1 into 50,000 से डेबिट हो जाएगा क्या? एक्सपेक्ट फॉरेन गेन और लॉस अकाउंट। रेट पहले 65 से 67 हुई है, बढ़ी है, और अब गिरी है, 67 से 66 हुई है। लॉस हो गया। तो क्या एंट्री? लॉस हुआ तो डायरेक्ट पीएनएल लॉस तो एक सेकेंड, 65 से जब 67 रेट हुई तब लॉस हुआ था, तभी तो अपनों ने FX फॉरवर्ड गेन लॉस को डेबिट किया था। और अब 67 से 66 हुई है तो एंट्री क्या हो गया? एंट्री सामने है, बस रिवर्स करना है। With 50,000 वो कह रही कि मतलब इसमें 50% मार्क्स मिलना चाहिए। She has calculated the amount. लॉस होगा गेन होगा ये। वेरी गुड, यही एंट्री होगी 30 सितंबर को। और अब कैश फ्लो हेज रिजर्व का नेट बैलेंस क्या होगा अगर अपने लेजर बनाए उसका? 50,000, राइट? कंटिन्यू। एंड FX फॉरवर्ड रिसीवेबल पेएबल का जो अकाउंट है उसका क्या बैलेंस होगा? पेएबल या रिसीवेबल? पेएबल 1 लाख से पहले अपनों ने उसको क्रेडिट किया था, पीछे जाके देख लेते हैं क्लास। पहले रिसीवेबल पेएबल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, उसके बाद डेबिट हुए 50,000 से, तो पेएबल रहेगा ना वो, ठीक है। भैया की कितनी स्लाइड से? इससे तो ज्यादा है यार। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? सच बोल रहे हैं। नहीं, हाँ इसीलिए पहले चुप हो जाओ सब। क्लास साइलेंस प्लीज।
चलो क्लास नाउ प्लीज अटेंशन. अब 31 क्लास प्लीज साइलेंस. हाँ, तो 31 दिसंबर को एंट्री क्या होगी? अब देखो रेट 66 से 68 हो गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वो ₹2 पर डॉलर इंक्रीमेंट हुआ है, 50,000 US डॉलर का हेज किया था, तो 1 लाख लॉस अपने रिकॉग्नाइज कर देंगे. ओके, अब इसी डेट पे एक इवेंट अकर हुआ है विच इज परचेज. इंपोर्ट इस डेट पे हो रही है, तो इंपोर्ट कितने डॉलर्स का था? कौन बताएगा? क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल 2 लाख. 2 लाख नाइस. 2 लाख US डॉलर्स का इंपोर्ट हो रहा था, तो एंट्री क्या करेंगे? ये 1,34,00,000 अमाउंट कैसे आई? बिल्कुल स्पॉट रेट से एंट्री होगी. ओके, एंड देन कैश फ्लो हेज रिजर्व, जिसमें अपने गेन लॉस ट्रांसफर कर रहे थे, उससे अपनों ने परचेजेस में एडजस्टमेंट मारी है. अब ये 6 लाख अमाउंट जस्ट ट्राई कैसे आई होगी? जस्ट ट्राई करो कि कैसे 6 लाख अमाउंट का एडजस्टमेंट हुआ है परचेज अकाउंट. प्लीज लास्ट में 50,000 को हेज किया था तो जो अपनी क्लास लिसन 65 जो 1 अप्रैल पे अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, तो उससे जब जब चेंजेस हुए अपनों ने उसको अकाउंट फॉर किया, तो अपने 65 से 68 तक जितना भी जो रुपये पर डॉलर का चेंज आया है, उसे इंपोर्ट की ग्रोस अमाउंट से हाँ कम करेंगे. तो अपने यही तो रिस्क करेंगे. रिस्क मिटिगेट हो Now next, please guys. नेक्स्ट और लास्ट एंट्री हुई है. अपना इवेंट अकर हो गया है, तो जब जब इवेंट अकर होगा अपने फॉरवर्ड पेबल और रिसीवेबल अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उतने का पेमेंट करेंगे. तो अब तक नेट बैलेंस 1.5 लाख तक का हो गया था. कैसे हुआ था? हमने पीछे जाके देख लेते हैं वापस. पहले पेबल 1 लाख खड़ा हुआ, फिर 50,000 कम हुआ, फिर 1 लाख फिर खड़ा हुआ. तो फर्स्ट एंट्री तो 1,50,000, तो इसका पेमेंट हो जाएगा. ओके, अब 31 मार्च को एंट्री क्या होगी? आरुषि बताइए. अब 31 मार्च को फिर अपने जो रेट में चेंजेस हुए हैं उसको अकाउंट फॉर करेंगे. तो ₹1 पर डॉलर के हिसाब से चेंज हुआ, तो 50,000 रुपीज अपना फिर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, तो अपने डेबिट कर देंगे गेन लॉस को और क्रेडिट कर देंगे फॉरेक्स फॉरवर्ड पेबल को. और अब क्योंकि इवेंट भी इसी डेट पे अकर हो गया है, तो अभी पेमेंट भी कर देंगे अपने. जब जब इवेंट अकर होगा ना, तब तक पेबल या रिसीवेबल का नेट बैलेंस जो होगा वो अपने को रियलाइज होगा. पेबल होगा तो अपने पे करेंगे और रिसीवेबल होगा तो अपने को रिसीव होगा. तो ये फर्स्ट एंट्री क्लियर. नाउ सेकंड इज कि सेल्स 31 मार्च को हो रही है, तो सेल्स कितने US डॉलर्स की थी? 2 लाख और स्पॉट रेट चल रही है 69, तो 69 मल्टीप्लाई बाय 2,50,000 इज 1,72,50,000 की सेल रियलाइज हो जाएगी. और अब क्योंकि सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट अब खत्म क्लोज करेंगे. तो जितना भी बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड उसमें था वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा सेल्स में. The next topic is hedging of a net investment in foreign operation. सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट्स का क्या मतलब होता है?
नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली मींस कि एंटिटीज, किसी भी एंटिटी का दूसरी एंटिटी में कितना स्टेक है, कितना इंटरेस्ट है, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वन एंटिटी इन अनदर एंटिटी इज इट्स नेट इन्वेस्टमेंट इन दैट एंटिटी. ओके. एंड फॉरेन ऑपरेशन बेसिकली मींस इट इंक्लूड सब्सिडरी, ब्रांच, डिवीजन, एसोसिएट, पार्टनरशिप सब इंक्लूड होती है, बट ये फॉरेन कंट्री में, which means कि it is not in the same country that in which the entity operates its business. तो net investment in a foreign operation में, अब guys अगर मान लो ABC लिमिटेड है, वो इंडिया बेस्ड कंपनी है और उसने 60% ऑफ स्टेक खरीद रखा है XYZ लिमिटेड में जो US बेस्ड है, तो 60% है, which means it's वो उसकी सब्सिडरी होगी. तो जब ABC लिमिटेड के फाइनेंशियल्स बनेंगे तो स्टैंड अलोन भी बनेंगे और कंसोलिडेटेड भी बनेंगे. तो कंसोलिडेटेड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर्स में होगी, तो वो जब कंसोलिडेट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस भी इंकर होगा. तो उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी भी हेजिंग होती है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस. तो एक केस है, इसको डिस्कस करते हैं कि पेरेंट कंपनी है जो सर्कल्स में करेंसी है, बेसिकली इट इज फंक्शनल करेंसी. फंक्शनल करेंसी पे बताएगा क्या मतलब होता है. बिल्कुल, जिसमें वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करती है, जिस करेंसी में इसके मेजर ऑपरेशंस होते हैं, रिपोर्ट करती है. फंक्शनल करेंसी जिसमें वो मेजरली वो जिसमें काम करती है. सब्सिडरी बी, और सब्सिडरी बी की भी एक सब्सिडरी है सब्सिडरी सी. तो पेरेंट कंपनी का सब्सिडरी ए में जिसकी फंक्शनल करेंसी यूरोपियन यूरोज है, उसमें 150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट. और सब्सिडरी बी में जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है जिसकी फंक्शनल करेंसी, उसमें 100 मिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट है. सब्सिडरी बी में सब्सिडरी बी का इन्वेस्टमेंट इज $50 मिलियन इन सब्सिडरी सी. अब साथ में सब्सिडरी जो ए है उसके पास ECB है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ऑफ $50 मिलियन. ओके, कोई बताएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का क्या मतलब है? कोई आइडिया? बिल्कुल सही. अगर अपने आउट ऑफ आवर कंट्री बोरोइंग्स ले रहे हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 3 साल तो होता ही है, तो अगर आप किसी फॉरेन कंपनी से बोरोइंग्स लेते हैं तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बोलते हैं. तो उसके पास 50 मिलियन की बोरोइंग है. इस केस में कोई मुझे बताएगा कि हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है पेरेंट कंपनी के लिए? एक चीज ये समझो कि जो ECB है वो $50 मिलियन की है और जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी सी में वो $50 मिलियन का है. तो इन दोनों का रिलेशन है बेसिकली. इनमें से एक हेज आइटम है और एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है. मैं बताती हूँ. हेज आइटम इज बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी सी में, क्योंकि मैंने कहा था ना जब कंसोलिडेट होंगे तो एक्सचेंज गेन लॉस डेवलप होगा, फिर उसको उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हेजिंग कर सकती है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग. तो फिर अब क्योंकि पेरेंट कंपनी के जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो ECB भी मतलब इंक्लूड होगी. तो ये ECB जो है ये बेसिकली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी सी में $50 मिलियन का. ओके, तो इस केस में हेज्ड आइटम है नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी सी जो $50 मिलियन की है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो ECB है जो सब्सिडरी ए के पास है. और ECB बेसिकली एक नॉन डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है. अब अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे जो कि होगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पेरेंट कंपनी का. अब जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनेंगे तब जो $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है उसमें जो एक्सचेंज गेन या लॉस इंकर होगा ट्रांसलेशन के टाइम, तो अगर अपने हेजिंग की अकाउंटिंग करेंगे तो वो SCTR में ट्रांसफर हो जाएगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में. लेकिन अगर हेजिंग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो वो OCI में जाएगा. ठीक है, सेम अगर और जब अपने ECB को ट्रांसलेट करेंगे अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करते वक्त, तो उसका भी एक्सचेंज गेन लॉस
FCTR में जाएगा इन केस ऑफ जब हेज अकाउंटिंग करेंगे, और अगर नहीं करेंगे हेज अकाउंट तो P&L में जाएगा डायरेक्टली। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब सब्सिडरी सी डिस्पोज हो जाएगी, बेसिकली जब अपना रियलाइज हो जाएगा अमाउंट, तब FCTR का जितना भी बैलेंस है वो P&L में रिक्लासिफाई हो जाएगा। ओके, और सेकेंडली जो ECB था $50 मिलियन का, जो कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अपने ने यूज किया है अगेंस्ट 50 मिलियन की नेट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी सी, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप बना सकती है पेरेंट कंपनी। एक बार अपने देख लेते हैं कि ये जो सब्सिडरी ए के पास ECB था, इसको अपने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ इस नेट इन्वेस्टमेंट के लिए ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई और भी अपने पास नेट इन्वेस्टमेंट होती है US डॉलर्स की, तो उसके लिए भी यही सेम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ये 1-to-1 रिलेशन चलता है। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इंडियस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अभी आप लोगों ने हेजिंग पढ़ा तो उसमें फेयर वैल्यू वर्ड यूज हो रहा था, और भी बहुत इंडियस में फेयर वैल्यू यूज होता है। तो पहले तो ये बताओ आप लोग कि फेयर वैल्यू वर्ड किस किस इंडियस में यूज होता है। और फेयर वैल्यू वर्ड 105। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इसका रेलेवेंस कब होता है। तो अपन इसके पहले स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से करते हैं। सेट आउट इन ए सिंगल इंडेक्स, ये अलग से एक इंडेक्स बनाए फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्राइस को डिटरमाइन कर पाए कि उस डेट को इसकी फेयर वैल्यू क्या थी, जिससे अपने फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो, और यूज एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन टेक्निक दैट मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ ऑल अनऑब्जर्वेबल इनपुट। व्हाट इज ऑब्जर्वेबल इनपुट और अनऑब्जर्वेबल इनपुट, बताओ यार। इसको अपन आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। इसको India's 113 is applicable when another India's require or permit fair value measurement or its related disclosure। जब भी कोई India's fair value की बात करता है तो वो इस India's की बात करता है, मतलब India's 113। It is applied to both initial और subsequent। Initial मतलब स्टार्टिंग में अपन वैल्यू कैसे करेंगे, subsequent that is revaluation of property in the intangible assets like that। ये कुछ India's है जिनमें यूज होता है। Out of scope, measurement and disclosure does not apply transition with the scope of India's 102 share-based payment, leasing transition with the scope of India's 116 measurement that have some similarity to the fair value, that is India's 2 valuation of inventories। valuation of inventories में अपन net realizable value लेते हैं, तो वो fair value नहीं है। Disclosure not apply plain assets measured at fair value in accordance with India's 19। What is fair value? कौन बताए? कीमत भाई किसी चीज की, हाँ कोई भी अपन मार्केट में जाएंगे तो किसी भी चीज की क्या कीमत है वो फेयर वैल्यू है। अब इसमें इंडियस में क्या डेफिनेशन दी है वो अपन देखते हैं। The price that would be received to sell an asset or paid to a transfer a liability on an orderly transition between market participants at the measurement date। What is measurement date? Balance sheet date is a reporting date, not a measurement। Measurement dates वो है जिस दिन अपन ट्रांजिशन कर रहे हैं। Fair value is a market based measurement, not an entity specific measurement। जो भी अपन कंसीडर करते हैं पॉइंट्स वो मार्केट से रिलेटेड होते हैं, मतलब क्योंकि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो होती है, एक एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होती कि ये एंटिटी की
कोई भी प्रोडक्ट इस प्राइस में बेच देगी, ऐसा नहीं होएगा। The effect on the measurement arising from a particular characteristic will differ depending on how that characteristic would be taken into account by market participant. हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस डिटरमाइन होती है, राइट। इट इज फॉर पर्टिकुलर एसेट्स और लायबिलिटी। ये एक पूरे कॉम्बिनेशन नहीं होता है कि हर एक एसेट्स का अलग अलग प्राइस होता है। एंटिटी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन अपन यूज नहीं करेंगे और एसेट्स लायबिलिटी स्पेसिफिकेशन अपन यूज करेंगे। एग्जांपल, an entity is having a land which has restriction to develop into a commercial house because of restricted business objective in which currently the entity operates. The entity wants to sell the land and there would be any restriction for a buyer of the land to develop a commercial house. Since the restriction is entity specific, it is not considered while calculating the fair value. ये entity specific है कि वो land को नहीं बेचेगा कमर्शियल यूज के लिए, बट नॉट ए मार्केट स्पेसिफिक। तो अपन उसकी कोई भी रेट ले सकते हैं, कमर्शियल हो चाहे फार्मिंग के लिए यूज हो या अदर यूज के लिए। वेयर शुड ए ट्रांजिशन टेक प्लेस, मतलब ये ट्रांजिशन कहाँ पे होगी। पहला मार्केट होता है प्रिंसिपल मार्केट, जहाँ पे हर एक बार मतलब सेलर सेल करता है अपना मार्केट में, जो उसके लोकल मार्केट होता है। सेकंड आएगा इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल मार्केट, द मोस्ट एडवांटेज मार्केट फॉर द एसेट्स और लायबिलिटी। मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट होता क्या है, जहाँ पे अपनी बेस्ट प्राइस मिल रही हो वो अपना मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हो गया। और इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल मार्केट, द मार्केट इन विच द एंटिटी नॉन विच ट्रांजिट इज प्रेज्यूम्ड टू बी द प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। मतलब जो शॉप है, कोई एंटिटी है, अगर उसके जो लोकल मार्केट है वो उस प्राइस में बेच रहा है, अगर कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल मार्केट हो चाहे एडवांटेजेस मार्केट, अगर वो दोनों नहीं है तो अपन उसी मार्केट को अपन मान लेंगे कि यही इसका प्रिंसिपल मार्केट है। Company has an asset which is sold in two different markets with similar volume activity but with different prices. Company has an access to both the market and there is no principal market for the assets. अब इसमें दो मार्केट है, मार्केट X और मार्केट Y। अब इसमें प्राइस 100 है और 105 है, मार्केट X में 100 है और मार्केट Y में 105 है। और कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन फर्स्ट में 5 है, सेकंड में 10 और कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन 10 और 13। तो इसमें नेट रियलाइज्ड वैल्यू आ रही है 85 और 83। तो इन दोनों केसेस में फेयर वैल्यू अपन क्या लेंगे, दिमाग पे जोर मत डालो, 85 लेंगे। अब वो 85 आपने क्या क्या इंक्लूड किया था, डेफिनेशन में भी लिख रखा है। द प्राइस इन द प्रिंसिपल और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट यूज्ड टू मेजर फेयर वैल्यू टू कंसीडर द फॉलोइंग। एडजस्ट ट्रांजिशन कॉस्ट। ट्रांजिशन कॉस्ट मतलब किसी एसेट्स को अपन कहीं दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लोकल मार्केट टू स्टेट मार्केट जैसे, तो वहाँ पे जितनी कॉस्ट लग रही है उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं, पर अपन ट्रांजिशन कॉस्ट को प्रिंसिपल मार्केट में एडजस्ट नहीं करेंगे। Application to non-financial assets and assets with physical value such as real estate, equipment, machinery, or a vehicle. A fair value measurement of a non-financial asset should take into account a market participant ability to generate economic benefit by using the asset in its highest and best use or selling the assets to a market participant that would use the assets in its highest and best use. Highest and best use से आप लोग क्या समझते हो? For example, highest and best use. Entity current use is presumed to be the highest and best use unless market or other factors suggest a different use by market participant would maximize the value. An entity not required to perform an exhaustive search for other potential uses if there is no evidence to suggest. तो इसका एग्जांपल है ये, एक लैंड है जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज एज पर द एंटिटी पॉलिसी, पर वो लैंड
फार्मिंग के लिए भी यूज हो सकती है, कमर्शियल के लिए यूज भी हो सकती है और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी। तो अपन इनकी फेयर वैल्यू क्या लेंगे? फार्मिंग में है 50 लाख, कमर्शियल में 55 और इंडस्ट्रियल में 60 लाख। 60 इधर तुक्के लगा रहे इधर वाला ग्रुप में बैठा। अभी मैंने एक लाइन बताई थी, इट इज बेस्ड ऑन मार्केट नॉट ए एंटिटी। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंडस्ट्रियल यूज एज पर द एंटिटी पॉलिसी। तो ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 60। वैल्यूएशन टेक्निक 3 तरह से होती है, मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच। मार्केट अप्रोच यूज द प्राइस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द मार्केट ट्रांजिशन। जो भी अपने मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है इंफॉर्मेशन, वो अपन मार्केट अप्रोच में यूज कर लेते हैं। इनकम अप्रोच कन्वर्ट फ्यूचर अमाउंट्स, जो अपन कैश फ्लो प्रोजेक्ट करते हैं फ्यूचर के, वो अपने इनकम अप्रोच में करते हैं। कॉस्ट अप्रोच जितनी भी अपनी कॉस्ट लगनी है उस प्रोडक्ट को बनाने में या किसी भी चीज को बनाने में, वो अपने कॉस्ट अप्रोच में आ जाती है। अब जो भी अपन इनपुट्स या इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं वो 3 लेवल में डिवाइडेड है, लेवल 1 इनपुट, लेवल 2 इनपुट और लेवल 3 इनपुट। लेवल 1 इनपुट आर क्वेटेड प्राइस, लाइक स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चलती रहती है डेली प्राइस, वो होती है। बातें नहीं तो सबको बता दो। तो ये लेवल 1 इनपुट का मतलब बता रहा था। इसमें 2 एक्सेप्शन होते हैं। व्हेन द रिपोर्टिंग एंटिटी होल्ड लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो ये अपन क्योटेड प्राइस नहीं लेंगे। और सेकंड इसका है व्हेन क्योटेड प्राइस डू नॉट रिप्रेजेंट फेयर वैल्यू एट द मेजरमेंट डेट, सब्सिक्वेंट इवेंट टेक प्लेस आफ्टर द क्लोज ऑफ द मार्केट। मतलब मार्केट क्लोज हो गया और उस टाइम उसकी शेयर प्राइस थी, आफ्टर दैट 4 PM में कोई भी न्यूज आ गई जो उसको ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, तो उसको अपन मेजर मतलब क्योटेड प्राइस नहीं मानेंगे। इसका एक एग्जांपल है फेयर लवली लिमिटेड, लार्ज कंपनी शेयर्स ट्रेडेड पब्लिकली हैज डेवलप्ड इन न्यू क्रीम। उसने क्रीम डेवलप की, एक दिन में गोरा हो जाओ। अब फिर फेयर एंड से वालों को लगा कि अपन को भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे अपना काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि इसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने फिर वो डेवलप कर रहे थे, वो ट्रायल बेसिस पे थी वो क्रीम, क्लिनिकल बेसिस पे ट्रायल चल रहा था उसका। लेकिन उस टाइम उसका शेयर चल रहा था 36 पर शेयर। पर उसी दिन मतलब 30 मार्च को एक न्यूज़ आई कि उसका जो क्लिनिकल ट्रायल था वो फेल हो गया है। और वो जो फेयर लवली लिमिटेड ने रिलीज कर दिया कि हमारा वो कुछ भी नहीं है, कोई भी गोरा वोरा नहीं होएगा। तो शेयर की प्राइस आ गई नेक्स्ट डे 22.5। तो इसको अपन क्वेटेड प्राइस नहीं मानेंगे। 36 इज नॉट ए फेयर वैल्यू। वी विल कंसीडर द सब्सिक्वेंट इवन आल्सो। लेवल 2 इनपुट आर फॉर, लेकिन मार्केट में सिमिलर एसेट्स हैं। Also identical assets में अपन condition और location of the assets, extents to which input relate to item that are comparable, और volume और level of activity in the market adjust करके फिर उसकी fair value निकालेंगे। Like let us assume Coca-Cola wants to measure its project at its fair value। उसने प्रोडक्ट बनाया और वो अपना कोका-कोला की प्राइस जानना चाहती है। तो मार्केट में पहले से पेप्सी चल रही थी, तो पेप्सी की प्राइस मान लो 25 है, तो पेप्सी की प्राइस ले सकती है। अकॉर्डिंग बस एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे लोकेशन वाले। एक्सटेंट टू विच इनपुट, कोई भी अगर उससे इन्फॉर्मेशन आता है उसके टेस्ट में अलग है, तो सारे एडजस्टमेंट करके उसकी फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। अब आ गया ऑब्जर्वेबल इनपुट और इनपुट दैट आर डेवलप यूजिंग मार्केट डेटा सच एज पब्लिकली अवेलेबल। जो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, वो होता है ऑब्जर्वेबल इनपुट। अनऑब्जर्वेबल इनपुट,
input for which market data are not available. जैसे अपन मार्केट डेटा नहीं मिल रहा तो अपन प्रोजेक्ट कैश फ्लो करते हैं कि अपना एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना होगा, लेकिन वो एकदम प्रॉपर नहीं है, होता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट. Level 3 inputs are unobservable input for the assets or liability. Fair value measurements remains the same. Fair value measure इसमें भी करेंगे अपन. Should reflect the assumption that market participants should use for pricing, including assumption of risk. अब अपन प्रोजेक्ट कैश फ्लो करते हैं तो उसमें रिस्क भी इंक्लूड होता है, तो रिस्क में अपन कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं और कौन सा किस प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, उन दोनों का रिस्क भी कंसिडर करके फिर उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे. लास्ट में कुछ डिस्क्लोजर्स है. अगर अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं तो कौन सी इनपुट्स पे कर रहे हैं वो अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और अगर इस लेवल 3 इनपुट यूज तो उसका डिस्क्रिप्शन बेसिस और अनसर्टेनिटी अपन ने कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करी है वो भी अपन को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. फेयर वैल्यू यूज रिकरिंग वैल्यू इफ बेस्ड ऑन लेवल 3 इनपुट देन स्पेसिफाई. अगर अपने रिकरिंग बेसिस पे अपन फेयर वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो उसका गेन और लॉस अगर P&L में जा रहा है या OCI में तो अपन स्पेसिफिक उसको डिस्क्लोज करेंगे अपने फ्लोट स्टॉक अकाउंट्स में. और वैल्यूएशन टेक्निक अपन ने कौन सी यूज करी है, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंडेक्स 113 पे कभी एक बार वापस क्लास करें, ये काफी बड़ा स्टैंडर्ड है और कई सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके हैं. इन्होंने 20 मिनट में एक बार इसको हटा दिया. लेके आ गए आपकी टेबल का शायद लेके आ जाओ. तो अभी अपन क्विज शुरू करेंगे. क्विज नहीं है? So we will start with the quiz now. So Tushar is there.